जागतिक हृदय दिनानिमित्त अग्रवाल भवन या ठिकाणी हृदयरोग तज्ज्ञ सुप्रसिद्ध डॉक्टर दीपक शिंदे यांचे मार्गदर्शन व चर्चासत्र संपन्न झाले। यात प्रामुख्याने आज जागतिक हृदय दिन। हृदय हे विश्वातील समस्त प्राणीमात्राच मर्मस्थळ असून हृदयावर समस्त प्राणीमात्राचे अस्तित्व अवलंबून असल्याने हृदयाची काळजी घेणे अगत्याचे आहे। कुठल्याही कारणास्तव हृदयाला इजा होणार नाही याची दक्षता घ्यायला हवी। त्यासाठी नियमित आवश्यक तो व्यायाम, प्राणायाम, योगा, ध्यान, धारणा आणि त्याचबरोबर निर्धारित कालावधीत हृदय तज्ज्ञांकडून नियमित तपासणी व आवश्यक तो औषधोपचार घेण्याची ही काळाची गरज आहे। समस्त प्राणीमात्राला एकमेकांवर हृदयापासून प्रेम करायचे असेल तर हृदय हे सर्वार्थाने सक्षम, तंदुरुस्त असणे आवश्यक आहे। त्यामुळे सदर या आंतरराष्ट्रीय जागतिक हृदय दिनानिमित्त आज धुळे शहरातील अग्रवाल भवन या ठिकाणी संध्याकाळी 5 वाजता आंतरराष्ट्रीय हृदय दिन निमित्त या ठिकाणी सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर दीपक शिंदे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले। तर यावेळी नागरिक, रुग्ण यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित करत सदरील हार्ट विषयीचे अडीअडचणी तसेच हृदयाचे रोग या संदर्भात माहिती जाणून घेतली व यावेळी समर्पक असे उत्तर देत सुप्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर दीपक शिंदे यांनी देखील नागरिक, रुग्णांचे समाधान करीत त्यावर उपाययोजना सांगितल्या। तसेच या हृदयरोग दिनानिमित्त या ठिकाणी अग्रवाल भवन मध्ये ब्लड टेस्ट, बीपी, ब्लड शुगर, थायरॉइड असे विविध टेस्ट देखील घेण्यात आल्या व तपासणी करण्यात आली। सदर या कार्यक्रमाचे आयोजन अग्रवाल समाज धुलिया यांच्या वतीने करण्यात आले। तर या ठिकाणी हृदयरोग तज्ज्ञ डॉक्टर दीपक शिंदे, वाटर योगाचे सुप्रसिद्ध डॉक्टर, त्वचारोग तज्ज्ञ डॉक्टर जगदीश गिंदुडिया, डॉक्टर संगीता गिंदुडिया, अंजना हॉस्पिटलचे भूपेंद्र आहिरे, अग्रवाल समाज माजी अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल, अग्रवाल समाजाचे युवा अध्यक्ष निरंजन बतवाल, मुन्ना गिंदुडिया आदी सर्व पदाधिकारी, समाज बांधव, रुग्ण, नागरिक या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। कि ये क्यों जरूरी है, इसके फायदे क्या है और उनका इतना बड़ा सेटअप पूरे खानदेश में, ऐसा सेटअप पूरे खानदेश में नहीं, ऐसा सेटअप अंजना हॉस्पिटल के माध्यम से उन्होंने हम सब दुनिया वासियों को दिया है। एक बार जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करेंगे। उनके जो कार्यकर्तृत्व है वो बहुत बड़ा है। तो मैं विनती करना चाहूँगा अंजना हॉस्पिटल के एडमिन ऑफिसर श्री भूपेंद्र जी आहिरे को कि वो हॉस्पिटल की जानकारी दे, वो डॉक्टर साहब के बारे में जानकारी दें। तो बहनों सभी का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। अग्रवाल समाज धुले समाज की तरफ से आज के दिन, जो कि आज हम हृदय दिवस है, जागतिक हृदय दिवस है, इस हृदय दिन के अवसर पर आज अपने दुनिया के जाने माने डॉक्टर दीपक जिजाऊलाल शिंदे, इनके बारे में मैं उनके एजुकेशन के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इनका जन्म यहीं पे हुआ है दुनिया में, उनकी पूरी एजुकेशन यहीं पे हुई है। उनका MBBS जो है वो अपने जवाहर मेडिकल कॉलेज, जवाहर फाउंडेशन, यहाँ से उन्होंने अपना MBBS किया। उसके बाद की जो हायर स्टडीज़ है उसके लिए उन्होंने उनके जो चेस्ट डिप्लोमा है वो माहिम से किया। उसके बाद DNB मेडिसिन जो है उन्होंने हिंदुजा हॉस्पिटल में की। हिंदुजा हॉस्पिटल झालावाड़ हॉस्पिटल आप सभी को पता रहेगा। उसके बाद जो कार्डियोलॉजी था उनका DNB कार्डियोलॉजी, उन्होंने अब फर्दर एजुकेशन जो है वो DNB कार्डियोलॉजी जो है उन्होंने भी वो हिंदुजा हॉस्पिटल से की है। और इतना सब करते हुए उन्होंने उनके जीवन के 12 साल हिंदुजा हॉस्पिटल में एजुकेशन प्लस सर्विस लोगों को फुल टाइम वहाँ पे दिए। उसके बाद 10 साल मुंबई के कोहिनूर हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी सर्विस दी। और आज भी इतवार और सैटरडे और संडे 2 दिन वो मुंबई में रहते हैं। उनके काफ़ी पेशेंट्स हैं, 22 साल के उनके पेशेंट जो है वो सैटरडे संडे सर्विस के लिए मुंबई में जाते हैं। बट इतना होते हुए भी जो फैसिलिटीज आज मुंबई में अवेलेबल है, जिस लेवल की, जिस स्टैंडर्ड की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी अवेलेबल है, ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम लोग ने यहाँ पे दुलिया में अंजना हार्ट हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में डाली है।
वर्ल्ड क्लास इसलिए कि पहले जो सर्जरी प्रोसीजर्स यहाँ पे नहीं होती थी, वो प्रोसीजर हम कर पाते हैं क्योंकि इस टाइप की, इस स्टैंडर्ड की मशीनरीज यहाँ पे अवेलेबल है। और सर का जो एक्सपीरियंस है 22 साल का, ऑलमोस्ट उन्होंने 12,000 एंजियोग्राफीज की है, 7,000 एंजियोप्लास्टी और कम से कम 250-300 तक एंजियो बाईपास के पेशेंट्स उनके हैं। 22 साल में इतने सारे प्रोसीजर्स करने के बाद दुनिया में एक अच्छा सेटअप होना चाहिए। उनकी तहे दिल से ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश उन्होंने अंजना हॉस्पिटल यहाँ पे खड़ा करने के बाद एक अंजना हॉस्पिटल के माध्यम से शुरू की और इसके आगे सर्विस दे रहे हैं। और हार्ट के बारे में, बच्चों का हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो, एडल्ट कार्डियोलॉजी हो या CABG, बाईपास, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये एडवांस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं। और जो भी मुंबई पुणे यहाँ के चार्जेस है उसमें 50% तक कम में हम यहाँ पे दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से सर भी काम करते हैं और वो भी जानते हैं कि लोगों को मतलब जो सुविधा है वो कम से कम दरों में अच्छे से अच्छी सुविधा मिले। और उस तरह से उन्होंने अपना ये मिशन यहाँ पे चालू रखा है। अंजना हॉस्पिटल की तरफ से सभी लोगों को सर्विस देते हैं। धन्यवाद सर, आपने यहाँ पे हमको मौका दिया और आपके साथ इसलिए क्योंकि फिर मज़ा आता है, मतलब एक सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन करने में भी मज़ा आता है और जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें और मज़ा आता है। सो मैं दुनिया का ही हूँ वैसे। अग्रवाल जी, उनके जो ब्रदर है आशीष अग्रवाल, मेरा बैचमेट था MBBS में, अभी वो अग्रवाल में है। फिर बाद में हम मुंबई में जब गए तो इसलिए गए क्योंकि यहाँ पे MBBS के बाद में जो काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग। तभी इधर खाली सिविल हॉस्पिटल था। ओके, डॉक्टर सुनील शिंदे या फिर डॉक्टर JJ शाह, दिलीप पाटिल सर, ऐसे 2-3 जानकार डॉक्टर थे तभी। बट फिर भी मतलब ट्रेनिंग का मज़ा नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे PG की कुछ डिप्लोमा भी नहीं थी, डिग्री भी नहीं थी। ओके, तो 1998 में हम जब मुंबई में गए तो वहाँ पे ट्रेनिंग के हिसाब से गए और ट्रेनिंग करते करते वहाँ पे वहीं के हो गए। ऑलमोस्ट अभी 23 साल से मैं मुंबई में हूँ और अभी 2 साल से हमने दुनिया का अस्पताल चालू किया है। अभी एक्चुअली दुनिया में ही प्रैक्टिस करना था, बट वो कंफर्टेबल माइंड नहीं हो रहा था। 12 साल इंडिविजुअल अस्पताल में जब प्रैक्टिस किया तो उसके बाद में वैसा इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था। मतलब उसके बाद में भी मैंने 10-11 साल अभी मैं कुर्ला में हूँ। कोयलूर अस्पताल है, सैनो अस्पताल है, वहाँ पे गोदरेज अस्पताल है, वहाँ पे मेरा खुद का क्लिनिक भी है कुर्ला में, फिनिक्स मॉल में। तो उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे करना ही था। ये हो गया। अभी भूपेंद्र जी जो है वो भी मेरे साथ में मुंबई में काम करते थे, अभी जिन्होंने कोयलूर अस्पताल में, वो भी ये भी अपने दुनिया की तरह दुनिया की है, तो वो भी हमारे साथ में आए हैं इधर मुंबई से दुनिया में। सो आज का जो दिन है ये वर्ल्ड हार्ट डे, ये जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हुआ हूँ 11 साल से, तो हम हर साल में ये उपक्रम करते ही हैं। मतलब वर्ल्ड हार्ट डे जब रहता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करते ही है, यू नो, कि जो भी कुछ साल भर में हमने कुछ काम किए उसके बारे में और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यू नो। सो अभी इस साल भी हम जो ये वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में जो बैठे हैं, तो सबसे खुशी मैं जो बोल रहा हूँ कि आपको जो क्यूरियोसिटी है उसके बारे में मेरे को बहुत खुशी है आज। हमने दुनिया में इतना क्यूरियस क्राउड नहीं मिलते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग में ये मेरा पहला ये नहीं है, पर वो मालूम पड़ता है कि आपको बहुत क्यूरियोसिटी है। सो मैं आपको यही पूछना चाहूँगा कि आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस है आपके मन में, आप आज की तारीख में ज्ञान की किसको कमी नहीं है, सबको बहुत सारा जानकारी ऑलरेडी है ना, अपने अपने लेवल पे अपने को जानकारी आजकल सबको है, यू नो। और हम जब ये 2 साल कोविड हुआ है तो हेल्थ के बारे में और ज़्यादा कॉन्शियस है, ऐसा नहीं कि कोई कॉन्शियस नहीं है, बराबर, इसीलिए क्यूरियोसिटी है। सो मेरे को ये पूछना है, आपको बोलना है कि आपको जो कुछ क्वेश्चंस है वो उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। और फिर मेरे को
बचपन में ही हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। एक्चुअली वो अलग फॉर्म में रहती है। हार्ट की बीमारी 4-5 फॉर्म में आती है। बच्चे जो पैदा होते हैं तो जन्म से उनके हार्ट में होल रहते हैं, है ना, ब्लू बेबी बोलते हैं, है ना, शुद्ध और अशुद्ध रक्त वाहिनियाँ जो रहते हैं उनके डिसकनेक्शन या मिसकनेक्शन है, नो कनेक्शन में ही गड़बड़ रहती है, होल रहते हैं। वैसी चीज़ों में जब बच्चे पैदा होते हैं रोते हैं तो उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम लो रहता है, यू नो, साइनोटिक बेबी बोलते हैं हम उनको, यू नो। या फिर जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको वो दूध नहीं पी पाते, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, छाती में इन्फेक्शन, निमोनिया होते हैं। ये सब जो बेबीज रहते हैं ये जन्म से हार्ट के होल की बीमारी, वाल्व की बीमारी या डिसकनेक्शन या शुद्ध अशुद्ध का कनेक्शन हो जाने की वजह से ऐसी बीमारियां होती है। अभी इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, तो बेबी जब मतलब पेट में रहता है, यू नो, बच्चा जब पेट में रहता है, जो सोनोग्राफी करते हैं, एनोमली स्कैन आपने सुना रहेगा, एनोमली स्कैन में ही हार्ट की जो होल्स हैं वो डिटेक्ट हो जाते हैं आजकल। तो उसमें जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है तो वो कॉम्प्लेक्स मतलब अत्यंत जटिल जिसको बोलेंगे ऐसी बीमारी लेके जन्म लेने वाला है या सिंपल बीमारी लेके जन्म लेने वाला है। एकदम सिंपल बीमारी लेके जन्म लेने वाला है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। आजकल बच्चों के भी हार्ट के अपन प्रोसीजर्स कर सकते हैं, बट एकदम कॉम्प्लेक्स बीमारी है तो उसको अपन अवॉइड कर देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइस किया जाता है। तो ये हो गया आपका सवाल। बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो उनको बार बार सोर थ्रोट होते हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस, है ना, सर्दी खांसी होती है बच्चों को, तो उसमें उसके वजह से वाल्व की बीमारियां होती है, उसको हम रूमेटिक फीवर बोलते हैं, रूमेटिज्म बोलते हैं। बच्चों की वाल्व इम्पैक्ट हो जाती है उसमें, और जैसे बच्चे 15-20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, अपने दुनिया में बहुत कॉमन है रूमेटिक हार्ट डिसीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूमेटिक हार्ट डिसीज एक्चुअली दूल्हे डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्टेड है पूरे लिटरेचर में। ओके, एंड ये बीमारियां बच्चों में इन्फेक्शन जो थ्रोट में होता है उसकी वजह से होती है, इसलिए बच्चों के थ्रोट के इन्फेक्शन अपने को बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है सो दैट दे डू नॉट गेट द वाल्व इन्फेक्शन। ये हो गए वाल्व की बीमारी। दूसरी प्रकार की बीमारी, तीसरी जो है वो अपनी अटैक की बीमारी है। अभी जैसे मैडम ने पूछा कि पहले के ज़माने में 50 के उम्र में या 45 की उम्र में हार्ट की बीमारियां देखी जाती थी, शुरुआत होती बाबा डायबिटीज़ बीपी बोलेंगे तो 50-55 की उम्र में ये कॉमनली एक्सेप्ट कर लेते थे। बट आज के अपने जनरेशन में एकदम यंग एज में ये सब बीमारियां हो जाती है, राइट। और मेरा सबसे छोटा बच्चन जो है वो अभी 14 साल का है, 14 ईयर ओल्ड। तो लाइक अपने जैसे मेरे जैसे उम्र का पेरेंट है और उसके बच्चों को अटैक है, ऐसा देख के हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, राइट। ऑब्वियसली ये इतनी जल्दी की उम्र में जो बीमारियां हार्ट की आ रही है, यू नो, सो उसके कारण क्या क्यों आ रही है, ये जो सवाल है, ये सवाल इसका आंसर ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट ओनली हार्ट बट यंग एज में आदमी डायबिटीज़ भी बहुत आ रहा है, यंग एज में बीपी भी बहुत कॉमन आ रहा है। वो भी आप देखेंगे कि 25-30 की उम्र में बहुत सारे लोगों का हम चेकअप करते हैं ना, हेल्थ चेकअप करते हैं ना। कल हमने पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चेकअप किया, ऑलमोस्ट सभी लोग ऐसे थे उसमें कि जो 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स जो कुछ नए बच्चे इंक्लूड होते हैं ना ऑफिस में, उनको जो 1-2-3 साल की ट्रेनिंग रहती है, ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं आप कितने फिट है। फिर भी वो 60-65 लोग हमने जो चेक किए उसमें से 20 लोगों में शुगर या बीपी मिला और उनकी उम्र 40 के नीचे थी, 30-35 की उम्र थी। अभी इतना शुगर और ब्लड प्रेशर कॉमन है, कॉमनली आ रहा है, क्यों आ रहा है? सवाल ये कि क्यों आ रहा है, बराबर ना। और फिर ये जो यंग एज है उनमें फिर अभी जो सवाल पूछा था अटैक किस कारणों, किन कारणों से आता है, तो मैं उनको वही बोला कि देखो बाबा आप भले फिट है, 21 साल के हैं, मतलब 21 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, बट अपन आपके लाइफ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते, आपको चेकअप करके जाना है। डोंट गेट सरप्राइज कि आपको ये निकलेगा, तो क्योंकि चेकअप ही नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना कि फिट जवान आदमी को कहीं को बीपी और डायबिटीज रहेगा, वाई इट विल बी देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिखने वाला तंदुरुस्त लड़का है, आदमी है, औरत है, वाई शुड दे हैव इट, राइट। नाउ क्यों होते उसका मैं आंसर देता हूँ बाद में, बट यह है फिलहाल
ये परिस्थिति अपनी सद्य फिलहाल ऐसी है। और उनमें भी लोग स्मोकिंग करते हैं। मैं उनको बोला तुम भले फिट हो बाबा, बट तुम स्मोकिंग करते रहेंगे और टोबैको खाते रहेंगे, डोंट गेट सरप्राइज दैट यू विल हैव अ हार्ट अटैक। ओके, सो सबसे मेन कारण स्मोकिंग है। ये जो यंग बच्चों में अटैक आते हैं, स्मोकिंग बहुत कॉमन है। आपको मालूम रहेगा नहीं मालूम रहेगा, बच्चे बच्चियाँ भी आजकल स्मोकिंग करती है। ओके, और उनमें स्मोकिंग एक मेन रीज़न है। ओके, यंग नेशन में अगर अटैक है तो स्मोकिंग इज अ कॉमन रीज़न। ब्लॉकेज की बीमारी जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, हमारी जीन्स में ऐसी कुछ जीन्स है कि जो फिजिकली ब्लॉकेज को एक्सप्रेस करती है। मतलब हम अमेरिका में जाके भी है या कितने भी स्टैंडर्ड नॉर्मल बोलेंगे ना, अपन बहुत बार ब्लेम करते हैं कि नहीं हमारा इधर सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, स्ट्रेस बहुत है, बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है ये वो, बट हम अमेरिका में भी जाके रहे तो अपनी जीन्स ऐसी है कि अपने को उधर भी जाके ब्लॉक हो जाएंगे। तो वी आर ऑल जेनेटिकली प्रोन फॉर इट। ऑलराइट, और फिर अचानक से हम सुनते हैं कि यू नो कोई भी पेशेंट सडनली अटैक से गया, यू नो, तो पैनिक हो जाते हैं अपन, यू नो, एकदम स्ट्रेसफुल माहौल पैदा हो जाता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो आते हैं वो चेकअप करने के लिए आते हैं, यू नो, हेल्थ चेकअप के हिसाब से, और हम भी वही एडवाइस करते हैं कि हेल्थ चेकअप करो। हम भी वही एडवाइस करते हैं क्योंकि जब तक चेकअप नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं गिरेगा। एट द सेम टाइम मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जो चेस्ट पेन के पेशेंट आते हैं, लाइक सर ने पूछा कि पहला वार्निंग सिग्नल क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट टू फर्स्ट सिम्टम, पहले से पहले कैसे मालूम हो जाए कि अटैक आया है, राइट। तो वो चेस्ट पेन किस प्रकार की रहती है मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं वो नहीं बताना चाहता हूँ, इसका उल्टा बताना चाहता हूँ कि कौन सी चेस्ट पेन हार्ट की नहीं होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि थोड़ा भी छाती में दुखता है ना तो सब लोग डर जाते हैं और स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, कि घबराना शुरू हो जाता है कि अरे ये मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं ऑलरेडी मेरे को अटैक तो नहीं आ गया, यू नो, या फिर मेरा वैसा तो नहीं जा रहा हूँ मैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले आपको कि कौन सा पेन हार्ट का नहीं होता है। ओके, ये बहुत क्रिटिकल है क्योंकि डर जो है वो दिमाग को समझे वो खा देता है। जो भी पेन है एक उंगली से आप दिखा सकते हैं, एक उंगली से यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है तो हार्ट का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हार्ट एक उंगली से नहीं दिखा सकते आप, अपना हार्ट काफ़ी बड़ा रहता है, एवरीबडी हैज गॉट अ बिग हार्ट। तो पेन जब भी हार्ट का होता है ना वो बड़े एरिया में होता है, हमेशा ऐसा लगता है कि प्रेशर आ रहा है, अनइजीनेस फीलिंग आता है चेहरे पे, यू नो, जलन होता है, यू नो, ऐसा लगता है कि टाइट फीलिंग हो रहा है छाती में, ऐसा, यू नो, चोकिंग हो रहा है, ये सब हार्ट के पेन होते हैं। बट जब एक उंगली से आप दिखाते हैं तो हार्ट का पेन नहीं होता है। या फिर आप जब दबाते हैं इधर, ऐसा लगता है कि दबा के दर्द हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दबा के देखते हैं दर्द हो रहा है क्या, हैबिट हो जाती है कुछ कुछ लोगों को, वो दबा के दो रहे हैं वो भी हार्ट का नहीं होता है क्योंकि वो मस्कुलर पेन है, ऊपर अपना हार्ट काफ़ी डीप होता है। ये जो चेस्ट है, चेस्ट के अंदर काफ़ी डीप होता है हार्ट, तो आप दबा नहीं सकते हार्ट को ऐसे, समझे ना। तो वो जो पेन जब दबा के होता है वो हार्ट का नहीं होता है, वो मस्कुलर पेन होता है। या फिर थोड़ी मूवमेंट कर लो आप, ऐसे छोटी मूवमेंट कर लो और लगता है कि थोड़ा पेन हो रहा है, यू नो, ऐसा इधर ऐसा टेढ़ा हो गया या फिर ऐसा झुक गए या फिर सांस लिया और लगता है कि दर्द हो रहे हैं, यू नो, वो भी हार्ट का नहीं होता है। ओके, तो उस वक्त आपको डरने की बात नहीं है। ऑलराइट, तो हार्ट का पेन कैसे होता है? जब चलेंगे, एक्सर्शन करेंगे, कोई भी मेहनत का काम करेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे या फिर भाग के जाएंगे या फिर वजन उठा के थोड़ा चलेंगे, यू नो, तो एक्सर्शन में जब छाती में ऐसा वजन आता है, जलन होता है, टाइटनेस लगता है, अनइजी फीलिंग होता है, वो हार्ट का पेन होता है। और हार्ट का पेन हमेशा ना 2-5 मिनट रहता है, ऐसा 1 सेकंड तक पेन आया और चला गया, वो भी हार्ट का नहीं होता। लगा मालूम, जस्ट लगा कि पेन चला गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो समझते हैं ना अपने लोग, है ना। तो वो अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पेन है तो वो हार्ट का नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे लोग जो आते हैं ना वो डर के मेरे पास आते हैं और मेरे को पहले 1 मिनट में मालूम हो जाता है कि हार्ट का पेन नहीं है, बट एनीवे हमको कंसल्टेशन करना पड़ता है, चेकअप करना पड़ता है, हम लोग चेकअप करते हैं, अभी उसके बारे में भी बात करूँगा मैं। लेकिन एसिडिटी जो बताया मुझे मैडम, एसिडिटी जो है और छाती में जलन होता है तो हम समझते हैं एसिडिटी है, राइट। और वो मेडिकल लैंग्वेज में भी वैसे ही है, डॉक्टर के पास जो पेशेंट जाता है डॉक्टर पहले एसिडिटी सोचेगा, इधर पेट में दर्द है, आप भी तो वही सोचोगे बराबर ना। लेकिन ये जो एसिडिटी है
ओके, उसमें भी अलग थोड़े प्रकार है। अभी समझो आपने कुछ खाया है, कुछ उसके लिए कुछ रीज़न है, या फिर आप पुराने एसिडिटी के पेशेंट हो कि आपको हमेशा पेट में दर्द है और एसिडिटी आपको मालूम है कि ये मेरा रोज का प्रॉब्लम है, मतलब महीनों से सालों से ये मैं ऐसा पुराना पेशेंट हूँ, या फिर कुछ तो रीज़न है, स्पाइसी फूड है या कुछ मेडिसिन ले लिया, लोग पेन किलर कॉम्बिनेशन खा लेते हैं कुछ, उसके बाद भी अगर पेट में दर्द है, एसिडिटी है और इधर दवाई में तो दर्द होता है, ये एसिडिटी होती है। बट फॉर नो रीज़न आप एसिडिटी के पेशेंट नहीं हो। हाँ, आपने कुछ ऐसा कुछ खाया नहीं है ना, टैबलेट लिया है जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो, फिर भी आपको लग रहा है कि इधर पेट में दर्द हो रहा है और जलन हो रहा है, देन दैट इज नॉट अ एसिडिटी, इट्स अ हार्ट पेन। मैं भी ऐसा फूल हो चुका हूँ, टिपिकल लगता है अपने को ये एसिडिटी हो रही है। मैं बोलता हूँ कि नहीं एसिडिटी होएगा मैडम, मैं जरा चेक कर लेता हूँ आपका। मैं पेशेंट थी, मतलब आपकी जैसी पेशेंट थी, क्रिश्चियन लेडी, बोला एसिडिटी रहेगा, देखा तो इसी में मैं जाके एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा मुझे। पॉइंट इज एसिडिटी कैन फूल यू। ओके, अभी गैसियस फीलिंग पेट में जो आती है वो अलग चीज़ है। ये जो एसिडिटी होती है ये ऊपर की पेट की एसिडिटी। नॉर्मली गैस बोलेंगे तो पूरा पेट में गैस का साउंड आता है, ये टेंशन लगता है, वो गैस अलग होता है। एसिडिटी मतलब ऊपर के पेट का दर्द और छाती में जलन, ये हार्ट का टिपिकल है। तो ये हो गए हार्ट के लक्षण। और ये लक्षण अगर आपको एक्सर्शन में मालूम पड़ रहे हैं, चलने के बाद छाती में जलन हो रहा है, हेवीनेस आ रहा है, तो ये अपना सिग्नल देता है हार्ट। ये बता दिया मैंने आपको, राइट, कि हार्ट का सिग्नल कैसे रहता है। नॉर्मली एक्सर्शन में आता है, रूटीन लाइफ चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, घूमते फिरते सुबह मॉर्निंग वॉक को गए और लगा कि छाती में हेवीनेस हो रहा है, यू शुड कैच अप योरसेल्फ और जाके चेकअप कर लेना चाहिए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अभी ये टॉक के बाद, आपको पता है। या फिर दिन में ऑफिस में भी गए हैं, ऑफिस में वही पहला वाला चढ़ के गए, या फिर आपको नोटिस किया गया छाती में ऐसा अनइजीनेस हो रहा है। नॉर्मली हम प्रेजेंट नहीं रहते, अपन कॉन्शियस नहीं रहते, अपन दुनियादारी में, काम के चक्कर में, भागम दौड़ में इतने व्यस्त रहते हैं, टेंशन में, कि अपने तरफ ध्यान नहीं रहते आप, इसलिए ये इग्नोर हो जाए। इसलिए अपने को कॉन्शियस रहना है, फिर पेशेंट जिसको बोलते हैं, ये नोटिस करके जब आते हैं पहली बार तो एक ऑफिसर थे मेरे पास, बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो मेरे पास ऑफिस में आए और बोले कि सर मेरे को ऐसा हो रहा है। और मैंने उनको नेक्स्ट ब्रेक में बोल दिया, सर हमको तो रोका ही लग रहा है, मुझे एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। अभी वो मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट लेके आए थे, तो उन्होंने मेरा बात मान भी लिया, एंजियोग्राफी भी कर लिया, एंजियोप्लास्टी भी कर लिया, नेक्स्ट 1 घंटे में सब हो गया उनका। और मेरे को पूछ रहे कि सर आपने पहले मिनट में कैसे पिकअप कर लिया कि ये ब्लॉकेज है और एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। मैं बोला भाई तुम इतना टिपिकली बता रहे हो, आप चलने के बाद बता रहे हो कि छाती में हेवीनेस हो रहा है, इससे ज़्यादा डायग्नोसिस करने के लिए क्या लगता है? डायग्नोसिस तुम्हारा उतरी हो गया था मैंने क्लियरली। सो पॉइंट अगर आपको मालूम हो रहा है ऐसा, इससे ज़्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक्सर्शन में ये सब हो रहा है तो ये पहला लक्षण है, फिर जाके मैं ईसीजी निकालूंगा, इसको करूँगा, जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एंजियोग्राफी करना होता है उसमें। अभी एंजियोग्राफी क्यों करना होता है वो सब बताऊंगा मैं बाद में। उसमें मेडिसिन भी दे सकते हैं क्या, एंजियोग्राफी का अवॉइड कर सकते हैं क्या, एंजियोप्लास्टी, वो सब बताऊंगा। लेकिन जब इमरजेंसी जब आ रही है, शुरू में जब अपन नोटिस कर रहे हैं कि एक्सर्शन, थोड़ा भी एक्सर्शन कर, तो ये क्रिटिकल ब्लॉकेज का लक्षण होता है, वो आगे जाके यही अटैक देता है। तो इसलिए हम उसको तुरंत में जाके देख के ट्रीट करते हैं, क्लियर करते हैं। ऑलराइट, जिनको जानकारी है कि ये हो रहा है। अभी सर ने ये क्वेश्चन पूछा कि ये सब होने के पहले हमको कैसे मालूम पड़ेगा, वो बता दो डॉक्टर साहब। हमको उधर तक पहुँचने का नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारा देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, सुन चुके हैं, डर चुके हैं। हमको पहले ऐसा टेस्ट बता दो। तो ऐसा कोई टेस्ट आया है क्या? तो यस आया है। तो अभी आपको मैं जस्ट कोरिलेट करूँ के बताऊँगा। अभी कोविड टाइम था, राइट। कोविड टाइम में हम कौन से 2 टेस्ट करते थे? एक पहले स्वैब टेस्ट करते थे, बराबर है, और थोड़ा भी बुखार आ रहा है, थोड़ा भी सैचुरेशन गड़बड़ हो रहा है तो क्या करते थे अपन? सीटी स्कैन करते थे। सबको मालूम है, सबने हमने सीटी स्कैन किया है, कभी कभी ज़्यादा भी सीटी स्कैन कर ली है, कभी कभी नॉर्मल भी सीटी स्कैन निकल करते हैं। बट हाँ, सीटी स्कैन नॉर्मल है, बहुत टेंशन की बात नहीं है, बराबर ना। वैसे हार्ट का भी, हार्ट की भी जो टेस्ट है, जो कुछ मालूम पड़ेगा कुछ होने के पहले, तो है सीटी स्कैन का टेस्ट। उसको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी सीटी स्कैन का ही टेस्ट है।
अच्छा वो सबका करेंगे क्या फिर? अच्छा मेरे को पूछेंगे तो मेरा करवाया है। मेरा 46 रनिंग एज है, मैंने 45 के 43 के एज में कर लिया था। मेरे को थोड़ा बहुत कुछ डाउटफुल सिम्टम था, मैंने कर लिया। अभी हम कार्डियोलॉजिस्ट है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं हम भी। तो कौन से मेजर रिस्क फैक्टर है जो देखते चलते अपने को ये सिटी स्कैन का टेस्ट करना है? हर एक बच्चे का अपन सिटी स्कैन नहीं करेंगे। 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, हर एक का नहीं करेगा, नहीं करेगा। किसका करना है? तो जिसमें मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं। तो कौन से मेजर रिस्क फैक्टर हैं? पहला तो स्मोकिंग बोल दिया मैंने आपको। दूसरा ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जिनको है, जिनको डायबिटीज़ है, जिन्होंने कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है, जो ओबेस है, जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, काफ़ी स्ट्रेसफुल उनका जॉब है, बिजनेस है, वॉटेवर लाइफस्टाइल उनका बहुत स्ट्रेसफुल है, राइट। इनके फैमिली में हमारे पास हो चुके हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुके हैं, भाई को हुए हैं, अंकल को हुए हैं, यू नो। हेरिडिटी होता है क्या इसमें? यस, सो हेरिडिटी भी होता है इसमें। फैमिली हिस्ट्री अगर है ब्लॉकेजेस की, लाइक मेरे फादर को समझो 50 की उम्र में अटैक आया था, या मेरी मदर को 45 की उम्र में एंजियोप्लास्टी करना पड़ा था, तो मेरे को, मैं अगर बच्चा हूँ 25-30 साल का, तो मेरे को भी ब्लॉकेज होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। तो यंग एज में अपने फैमिली में किसी को अगर हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उनके बच्चों में हो जा सकता है, जाता ही है, ऐसा नहीं, जा सकता है। तो ऐसी सब जिनको रिस्क फैक्टर्स है उनमें अगर चेकअप करके फाइंड आउट करना है तो नॉर्मली हम स्ट्रेस टेस्ट करके टेस्ट करते हैं, जैसे ECG 2 वीक को वैसे हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। उसमें कुछ लगा तो हम सिटी स्कैन का टेस्ट एडवाइस करते हैं, क्योंकि हर एक जन अफोर्ड नहीं कर पाता। सिटी स्कैन बोलेंगे तो 8-10 हज़ार रुपये का टेस्ट है, अभी सब लोग ये अफोर्ड करेंगे ऐसा नहीं है। नहीं, इंडियन क्राउड का सबको देखना पड़ता है, यू नो, इकोनॉमिकल कॉस्ट बेनिफिट जिसको बोलेंगे वो देख के फिर अपन टेस्ट एडवाइस करते हैं किसमें क्या वैल्यू। तो नॉर्मली हम स्ट्रेस टेस्ट करके एंजियोग्राफी का डिसीजन लेते हैं, और वो भी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं स्ट्रेस टेस्ट के, उसके देखने के बाद में हम एंजियोग्राफी का डिसीजन लेते हैं। तो उसके अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं और अपने को श्योर करने के लिए खातरी से लाइक यू नो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी इन अ साइलेंट क्राउड। जैसे स्क्रीनिंग करने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। जैसे मैं बोला कोविड में CT स्कैन कर लिया, अपना स्कोर नहीं है, भले अपने को इन्फेक्शन है तो टेंशन नहीं, वैसे ही भले अपने को डायबिटीज़ है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, यू नो, वजन ज़्यादा है, CT स्कैन कर लिया, ब्लॉकेज नहीं, टेंशन नहीं, वैसा। समझ गया मेरी बात को? तो वो हिसाब से हम जो टेस्ट करते हैं वो है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। CT स्कैन के जैसे वैसे टेस्ट है वो। जैसे हमने CT स्कैन देखे नहीं है कितने सारे लोगों का, सिंपल CT स्कैन है, उसमें कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, वो इंजेक्शन देना पड़ता है, इंजेक्शन वाला CT कोरोनरी एंजियोग्राफी। CT स्कैन नहीं, अपनी दुनिया में होता है, लेकिन दुनिया में एक सेंटर है वहाँ पे होता है, कोलकाता में होता है। वो बहुत हाई लेवल का CT स्कैन मशीन रहता है, नॉर्मल CT स्कैन मशीन में नहीं होता है। तो हर एक CT स्कैन मशीन में ये टेस्ट नहीं होता है। एक हाई लेवल का, हाई रेजोल्यूशन वाला जिसका कैमरा बहुत स्ट्रांग है, वही अंदर जाके ब्लॉकेज को देख सकते हैं। तो दुनिया में एक सेंटर है खाली ऐसा, बहुत सारे CT स्कैन सेंटर पर एक इसमें है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर ये सब जानकारी लेने के बाद मैं आपको मैं थोड़ा सा और आगे जाके बताऊंगा कि इतना सब होके इमरजेंसीज क्यों आती है। जैसे कि सर ने पूछा कि वो संत महात्मा है, अभी उनको कहीं को अटैक आना चाहिए, सामने भाषण दे रहे हैं, भगवान का विठल विठल कर रहे हैं और सामने कोलैप्स हो गए। एक हो गए संत महात्मा, दूसरे अपन बोलते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो जिम में कोलैप्स हो रहे हैं, वो भी तो ये हिसाब से पेस परफेक्ट ही है ना, उनको जिनको स्ट्रेस नहीं है, इनको फिजिकल फिटनेस है, तो ये क्यों आ रहे हैं? तो ये सवाल दिमाग में आते हैं और डर आता है कि बाबा इन लोग को आ सकता है तो फिर अपनी क्या बात है ना। जो एक्सरसाइज करते हैं, इन लोग जो मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी उनको आ रहे हैं, तो हमारी क्या बात है? ऐसा जो दिमाग में आता है, फिर हमने क्या करना चाहिए अपने जैसे लोगों को? तो पॉइंट ये है कि कोई भी चीज़ एक्सेस में करना वर्ज होता है। एक्सरसाइज भी, अभी समझो मैराथन दौड़ने वाले लोग, आपको मैं बताता हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ 22 साल से, उधर स्टैंडर्ड चार्टर्ड मैराथन हर एक साल में रहते हैं, और मैं वो हिंदुजा हॉस्पिटल से वो लोग सब दौड़ते थे। मैंने कितने सारे लोगों का, मैराथन दौड़ने वाले लोगों का CPR किया हुआ है। CPR मतलब पेशेंट अरेस्ट होकर आते हैं और उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं। तो
कोई भी एक्सेसिव एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कैन बी स्ट्रेसफुल। अभी 21 किलोमीटर और 42 किलोमीटर हाफ मैराथन और फुल मैराथन, तुम्हारे मेरे जैसा आदमी जो उत्साह में जाके एक्सरसाइज करने को जाके दौड़ने की कोशिश करेगा, वो ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेसफुल। मतलब वो मजाक की बात नहीं है, इट्स एथलेटिक एक्टिविटी। 21 किलोमीटर एंड 42 किलोमीटर इज एथलेटिक एक्टिविटी। इफ यू नो द एथलेटिक्स, एथलीट्स मतलब कैसे वो बने हुए रहते हैं, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी बचपन से वो लोग वैसे ट्रेन रहते हैं। तो हमको विदाउट चेकअप किए बिना अगर सडनली एक्सरसाइज में जाएंगे जोश होश में छोड़ के, मतलब तो यू आर एट रिस्क। उन लोगों ने देखा कि बाद में जो भी कुछ मैराथन रनर्स हैं उनको अवेयरनेस हो गया। फिर अभी जो भी मैराथन दौड़ने को जाते हैं सब लोग वो अपना पूरा चेकअप करके जाते हैं, देख के जाते हैं कि उनको बीपी है क्या, उनको डायबिटीज़ है क्या। जैसे मैंने बताया आपको, फिट लोगों को भी इतने लोगों में है जिनका स्ट्रेस टेस्ट करके जाते हैं लोग, और किसी कोच के सुपरवाइज ट्रेनिंग के अंदर ट्रेन होकर फिर अभी वो मैराथन दौड़ रहे, तो उनको अभी वो प्रॉब्लम बहुत कम हो रही है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ऑलराइट, सो बोलने का मतलब ये है कि जब तुम फिजिकल फिटनेस में हो, जिम में जा रहे हो, तो भी आपको अपना बीपी चेकअप होना या शुगर चेकअप होना एक साल में, अगर पर्टिकुलरली आप वजन कम करने के हिसाब से जा रहे हो। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं क्योंकि उनको फिटनेस मेंटेन करना होता है और उससे पहले उनका वजन थोड़ा ज़्यादा होने को मालूम पड़ने को लगते हैं, तो ऐसे लोगों ने अपना चेकअप करके जाना है, राइट। और वो चेकअप कम से कम साल में 6-6 महीने में करके जाना है, राइट। वो हो गया, मैं अभी फिटनेस फ्रीक लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे तो बड़े बड़े एक्टर लोग भी, लाइक लास्ट मंथ में ही मिस्टर सिद्धार्थ शुक्ला जो थे वो भी कार्डियक अरेस्ट से गए, राइट। तो वो भी तो फिट इंसान है, राइट। तो वो सुन के अपने को और सब लोग शॉक हो जाते हैं। सौरभ गांगुली साहब को एंजियोप्लास्टी करना पड़ा, कल इंजमाम उलग साहब को, वो तो उनका डाइट खतरनाक है, बट अपने सौरभ गांगुली साहब तो इतने उनको भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो देयर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड फिजिकल फिटनेस। फिटनेस तो करना ही है डेफिनेटली, बट वो एक्सेस नहीं करना है, अंडर ऑब्जर्वेशन करना है। ये जो भी कुछ कोचेस रहते हैं, ये जो भी कुछ स्पोर्ट्समैन रहते हैं, दे आर ऑलवेज अंडर कम कोच। भले हम लोग डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, लॉयर जो लोग वी मे नॉट हैव कोच, बट दिस फिटनेस फ्रिक्स दे ऑलवेज हैव अ कोच। उनको कोच की सुननी पड़ती है, तो दे कैन नॉट डू एक्सेसिव इंडल्जेंस इनटू दिस एंड दैट, एंड दैट्स हाउ दे मेंटेन देयर फिटनेस। बट हम बाकी के जो लोग हैं जो फिटनेस फ्रीक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं रहते, अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं रहते। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सौरभ गांगुली हो गया, अभी वो प्लेयर नहीं है, या फिर सिद्धार्थ शुक्ला भी प्लेयर नहीं है, या फिर इंजाम भाई भी रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके। सो वी हैव टू बी अंडर कोच। कोच मीन्स कंसल्ट, एक्सपर्ट कंसल्टेंट। हमारा चेकअप होना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये चेकअप क्यों जरूरी है? क्योंकि बीपी है साइलेंट प्रॉब्लम है। तुम जब तक चेक नहीं करोगे मालूम नहीं पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर हाई है क्या। शुगर भी साइलेंट प्रॉब्लम है, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे मालूम नहीं पड़ता। कोलेस्ट्रॉल भी साइलेंट प्रॉब्लम है, साइलेंट किलर बोलते हैं हम लोग। चेकअप नहीं करते रहोगे तो आप अपरेंटली कितने भी हेल्दी और हैंडसम हो, यू आर एट अ रिस्क। फिट जिम को जाते हैं आप, वहाँ का भी कोच जो है, अभी मैं भी हाफ मैराथन दौड़ा हूँ, मैं भी फुल मैराथन दौड़ा हूँ, 2 बार दौड़ा हूँ मैं भी, बट आई वॉज अंडर माई सेल्फ। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को मालूम मेरे को क्या लक्षण हो रहे हैं, मैंने टेस्टिंग किया है, और मेरा कोच मेरे साथ में हमेशा रहता था। मैं जब भी एक्सटेंसिव एक्टिविटी जाता था और मेरे को बोलता था वो कि भाई आपने हाइड्रेशन किया है क्या, आपने न्यूट्रिशन बराबर लिया है क्या, तो ही मेरे साथ दौड़ने को चलो। सो वी हैव टू बी अंडर एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन इवन इफ यू आर डूइंग अ फिटनेस एक्टिविटीज इन सर्टन जिम्स और वॉट एवर। वो हो गया ये फिटनेस लोग। अभी फाइन, दिस इज फेयर, सो फार इज ओके। ऐसे छोटा सा वो जो है ना, अपने बहुत बड़े संत महात्मा है, उनका एक ऐसे छोटा सा क्लिप पड़ा था। बोले ऐसे लोग बोलते हैं कि जो लोग मैरिड लोग हैं उनको ही प्रॉब्लम रहते हैं, और वो संत बोल रहे थे कि आप हमको पूछ के देखो, हमको स्ट्रेस है नहीं है क्या कहते हैं।
वो तो आई थिंक एक गौर गोपाल दास साहब है ना, उनका क्लिप है वो। तो प्रॉब्लम सबको है, अलग अलग टाइप के हैं, स्ट्रेस सबको है, यू नो। मेरे काफ़ी पेशेंट्स संत भी हैं, कम से कम 4-5 संत तो मेरे पेशेंट मेरे को मालूम है, उनको वाल का प्रॉब्लम हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर है, यू नो, उनको है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो वहाँ पे मैं भी आ रहा हूँ। जैसे कि बोले मेल्स में क्यों ज़्यादा है, अभी देखो क्राउड, देखो ये क्राउड में हम मेल ज़्यादा है, वुमन कम है। मैं समझता हूँ वुमन घर पे आराम कर रही है, मैं समझता हूँ। ओके, मतलब आप अगर देखोगे तो लाइफ में भी जो एक्टिव वर्क है, जो कारोबार बोलेंगे इंडियन, इसमें तो कम से कम जो कारोबार चलाने वाले लोग हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं, या रिस्क जिम्मेदारी लेने वाले जो लोग हैं, या फाइनेंशियली जो कुछ लीडरशिप लेने वाले लोग हैं, वो मैं मेल्स को ही समझता हूँ स्ट्रेस के हिसाब से। और वुमेन्स में आजकल वो हिसाब से आगे आ गई है, और इसलिए वुमेन्स में भी वो प्रॉब्लम अभी है। नॉट ओनली डायबिटीज, बीपी में कितने सारे पेशेंट्स वुमेन्स का मेरे एंजियोप्लास्टी मैंने किए हुए हैं, अटैक आया हुआ है। इट इज नॉट दैट वुमेन आर बिहाइंड, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग जब तक वुमेन का मेनोपॉज नहीं होता है तब तक उनको हार्मोनल प्रोटेक्शन रहते हैं, लेकिन उसके बाद में सेम हो जाता है। लेकिन कुछ वुमन जो पिल्स लेती है, ओसी पिल्स लेती है, उनमें क्लॉटिंग की टेंडेंसी ज़्यादा है। नॉट ओनली हार्ट में किधर भी क्लॉट हो सकती है, ब्रेन में भी क्लॉट हो जाता है। तो जो हार्मोनल पिल्स पे है वो वुमन हाई रिस्क लेती है, और मेनोपॉज के बाद में वो भी वुमन। और स्ट्रेस बोलेंगे तो सी वर्क के हिसाब से मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सब है ना डेवलपिंग कंट्री के लोग, वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम, भले अपन एक लेवल तक इकोनॉमिकल फ्रीडम मिला चुके हैं, बट फिर भी अपने जो पास्ट है वो आर्थिक सर्वाइवल स्ट्रगल से ही गए हैं हम लोग सब। बहुत कम लोग रहते हैं वो फिल्थी रिच है जिनको मिला है। आर्थिक सुबह अपने को बहुत मुश्किल से, मेहनत से, और रोज मरने की ज़िंदगी में रोज बिजनेस में जाके बैठना ही पड़ता है, नहीं तो अपना चलने वाला नहीं बैठा ऐसा अपना। वी आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अपने पास, है ना। सो पॉइंट ये है कि वो जो स्ट्रेस है वो उधर से आता है। वी आर नॉट सिक्योर फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने को ना हेल्थ के बारे में, ना एजुकेशन के बारे में, ना जॉब के बारे में, ना किसी के बारे में, वी आर नॉट फ्री। अपन अपने ऊपर ही खड़े हैं, तुम बोलो क्या मैं बोलूँ, है ना। सो वो स्ट्रेस जो है एज कम्पेयर टू डेवलप नेशन, हमारे इंडियन क्राउड में बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अपने इंडिया में मैक्सिमम लोग जो मरते हैं हार्ट अटैक से मरते हैं, आपको पता है। इट इज़ द रीज़न कि वी आर गोइंग थ्रू ह्यूज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन राइट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड। मैं जब कॉलेज में था तो मेरे को ये कि मेरे को ग्रेजुएशन मिलेगा क्या, पोस्ट ग्रेजुएशन मिलेगा क्या, अभी मेरा ये कैसा हुआ है, हम ऑल द टाइम वी आर नॉट सिक्योर। कौन से एंगल से हम सिक्योर नहीं है, राइट। सो वो स्ट्रेस देता है, राइट। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने की कला के जो कुछ माध्यम है आजकल वो बहुत आगे आ गए। आर्ट ऑफ लिविंग बोलो, या मैं खुद लैंडमार्क एजुकेशन करता हूँ, यू नो, वेरियस वेज एंड मीन्स कि जिसमें अपने को ये देखना है कि अपने लाइफ के लिए क्या भला है वो हम करें, नॉट ओनली प्रोफेशन की। अब ये टाइम आ गया है कि हम मैक्सिमम टाइम अपना पर्सनल लाइफ की तरफ देखें कि बाबा मैं 8 घंटा सोता हूँ क्या, 1 घंटा मैं वॉक करने को जाता हूँ क्या, है ना। या फिर इतना सारा पैसा कमाने की भी ज़रूरत है क्या मेरे को, इतनी सारी से भी ज़रूरत है क्या मेरे को। हम यू नो क्रेजी लाइक यू नो वी आर क्रेजी बिहाइंड मनी समटाइम्स। उतना भी पैसे की जरूरत होती है कि सही में मुझे पता नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ के देखिए। क्योंकि उस वक्त अगर आपको डायबिटीज़ आ रहा है, बीपी आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, अटैक आ रहा है, तो वो हेल्थ जो है ना वो हमेशा मेरे हिसाब से ऊपर है वेल्थ से। इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ, लाइक 70 साल के आप हैं ना, आपकी डायबिटीज़ है ना, आपको बीपी है ना, आपको अटैक है, यू नो यू आर हेल्दी एंड फिट, मैं बोलता हूँ आप बहुत रिच हो। और वही आप 50 साल के मिलेनियर हैं और आपको ये सब है, मज़ा नहीं लाइफ में, आप देख लो, यू नो। सो वी हैव टू लुक एट आवर पर्सनल लाइफ, है ना। तो उसमें सर जो योगा सिखाते हैं, अभी सर मेरे को बोल रहे हैं कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूँ बट मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाता हूँ सर, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए।
कि योगा ज्वाइन करें या पर्सनल लाइफ पे ध्यान देंगे सर? नहीं करते सर, हम जब तक हम भुगतते नहीं हैं तब तक नहीं होते। एक स्मोकिंग बंद करना मेरे लिए एक चुटकी का बात है। आप मेरे पास आ जाओ, स्मोकिंग किसी को बंद करना है तो मैं एक दिन में बंद कर सकता हूँ। क्यों पता कैसे पूछो? मेरे पास आओगे, अटैक का पेशेंट लेके आओगे ना, आप अटैक लेके आओगे ना, सेकेंड डे स्मोकिंग बंद हो जाता है। तो डायबिटीज होने के बाद में इफ यू डू नॉट एक्सपीरियंस वीकनेस, ऐसा मजा नहीं आता है ना, तब तक अपन उसके ऊपर काम नहीं करते। नहीं तो हम बोलते हैं कि यार शुगर हो गया, बीपी हो गया तो क्या हो गया, यू नो। मेनी पीपल तो डू नॉट बिलीव डायबिटीज और बीपी है उसका गोली देने की भी जरूरत है करके। मेनी पीपल आते हैं, दे बिलीव मोर इन आयुर्वेदिक एंड वॉट एवर थेरेपी विच मे बी गुड टू सम एक्सटेंट बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड थेरेपी। सो आज की तारीख में I would like to come to the end of this talk. Otherwise, it will get too much taxing. You know, taxing इसलिए क्योंकि मज़ा नहीं आता है किसी को ऐसी confrontational बातें करना, सुनना. You know, you will not enjoy this conversation. अगर मैं आगे जाऊँगा और बोलूँगा ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा. So I do not want to go. You have to do self introspection कि अपने को कितना क्या करने की जरूरत है. आज की तारीख में हमको शुगर चेक करना है, बीपी चेक करना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, अपना वेट कितना ज़्यादा है वो जानकारी लेना है। वेट ज़्यादा कैसे जानकारी जान लेंगे आप? आपके हाइट के हिसाब से। समझो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, ओके, या 160 सेंटीमीटर है या 150 सेंटीमीटर है, तो उसमें से 100 माइनस करने का मतलब 170 kg आपका वेट होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर है तो 60 kg आपका वेट होना चाहिए, और 150 है तो 50 kg वेट होना चाहिए। सिंपल चीज, आपकी शुगर जो है फास्टिंग शुगर 100 से कम होनी चाहिए, और जब हम रैंडम शुगर कभी भी चेक किए इधर उधर तो वो 200 के नीचे होनी चाहिए। कभी भी शुगर चेक किए तो 200 के नीचे होनी चाहिए, या फास्टिंग शुगर 100 से नीचे होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर आपको मालूम होना चाहिए 120 ऊपर वाला, 80 नीचे वाला। सिंपल फिगर्स है, सबको मालूम भी रहेगा। 120 ऊपर का बीपी, 80 नीचे का बीपी। और कोलेस्ट्रॉल अगर आपने चेक किया है तो 200 से नीचे कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल। उम्र के हिसाब से बीपी कितना होना चाहिए? मान लीजिए 75 ईयर्स ओल्ड। या सो एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितना उम्र जैसे बढ़ता है ना, वो बीपी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो 70 का भी अगर पेशेंट है तो उसका बीपी 150 से तो नीचे होना होगा, राइट। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है, उसमें नहीं जाएंगे। लेट अस कीप इट लिटिल सिंपल। देखिए 150 के ऊपर अगर 70 के पेशेंट का बीपी है तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं। 150 के नीचे तो हम उसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। अगर उसको डायबिटीज और किडनी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अगर डायबिटीज है, उसमें किडनी का थोड़ा सा भी इशू है, तो उसको भी अपन 120 तक लेके आते हैं। सो ये नंबर सबको याद रखना है। आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, आपका शुगर कितना होना चाहिए, आपका बीपी कितना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। रोज 40-45 मिनट हम चलना जरूरी है, 8 घंटा सोना जरूरी है। ये नंबर्स इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आपको जब बता रहा हूँ। 8 घंटा अपने को सोना जरूरी है। अगर आपको कुछ भी बीमारी नहीं है इसमें से, तो ये चेकअप जो है 3-3, 4-4 साल में करना जरूरी है। अगर इसमें से कुछ भी है तो 1-1 साल में अपने को चेकअप करते रहना जरूरी है। इतना सिंपल हो गया ये, ओके। अभी थोड़ा सा और 5 मिनट इतना ही हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस लग रही है, उधर हाथ में जा रहा है, और ईसीजी डॉक्टर नॉर्मल बोलता है, तो भी वो नॉर्मल ईसीजी का नॉर्मल मतलब नहीं होता है। पहले अटैक के कुछ मिनटों में ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, तो वो हम रिपीट ईसीजी निकालते हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में रिपीट ईसीजी निकालते हैं, ओके। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, खाली ईसीजी नहीं करते हैं तो हम ईसीजी के साथ में 2D को करते हैं और एक ब्लड टेस्ट होते हैं, कार्डियक एंजाइम। 3 चीज़ें करते हैं, ईसीजी, 2D को और एक कार्डियक एंजाइम करके टेस्ट है। उसमें से एक भी कोई एब्नॉर्मल है तो उसको हार्ट आया है मतलब। अगर सीरियस अटैक है तो वो ईसीजी में दिखाई देगा आपको सीधा। उस दौरान पहला घंटा जो रहता है वो गोल्डन आवर रहता है। उसमें जितना भी नज़दीक में जिधर भी अस्पताल है उधर एडमिट होके एक इंजेक्शन आता है थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन, या फिर अगर हमारे जैसा अस्पताल आपके पास है तो आपने आके इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी कर लेना चाहिए। अटैक में वो मेडिसिन का महत्व और एंजियोप्लास्टी का महत्व अनन्य साधारण है, लाइफ सेविंग है। क्लियर। उसके बाद में ये सब होने के बाद में जो मेडिसिन देते हैं हार्ट के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग रहते हैं।
लाइक कल एक पेशेंट आया था, 1 साल पहले मैंने उसका एंजियोग्राफी किया, उसको बोला मेडिसिन से तेरा ठीक हो जाएगा। बोला एंजियोग्राफी क्या है, ब्लॉकेज था, क्लॉट हो जाएगा मेडिसिन, बोला बोल दिया मैंने उसको। 1 महीना दवा देने के बाद बंद कर दिए। कल अटैक लेके आया, फिर से मेजर अटैक लेके आया। मैं बोला भाई तेरे को मैंने इतना अच्छे से बताया, तो बस हो गया। तो अटैक के पेशेंट ने कभी भी जिंदगी भर मेडिसिन नहीं बंद करना। कोई कुछ भी बोले तो भी, कुछ भी बोले तो भी बहुत मुश्किल, बहुत बुरा लगता है लोगों को। 40 की उम्र में मेरे एक रिलेटिव का मैंने एंजियोप्लास्टी किया, गलती में ब्लॉकेज खोले। उसको मैंने बोला कि तेरे को अभी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन देना पड़ेगा। वो तो मेडिसिन देना पड़ेगा, नॉर्मली वी डोंट एक्सेप्ट कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ सकता है ना। 40 की उम्र में बोला तो बहुत हार्ड होता है डाइजेस्ट करने को, 30 की उम्र में तो बोले इम्पॉसिबल लगता है कि रोज मेडिसिन खाना है मुझे। अभी देखो मैं आपको कुछ एक मंत्र दे दूँ, ओके, एकदम लाइफ सेविंग मैजिक मंत्र देता हूँ मैं, ओके, एकदम बढ़िया वाला, मतलब समझ लो कि मैं एकदम उच्च महात्मा संत हूँ, ओके, समझ लो 2 मिनट के लिए। और लाइफ सेविंग जो बोलते ना वो मंत्र दे दिया मैं, और उसको आपने कल से बोलना ही बंद कर दिया। वो वर्क करेगा क्या आपके लिए? करेगा वो? सुन लिया आपने, ले लिया, बट उसको बंद कर दिया कल से बोलना, वर्क नहीं करेगा भाई। वैसे अटैक के पेशेंट को दवा वर्क करती है, मैजिकल होती है वो पिल्स, जादू करती है। जिनको बीपी है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको अटैक आया हुआ है, उन्होंने जिंदगी भर दवा लेना कंपलसरी है, उसी से अपना जीवन मान बढ़ा हुआ है। दुनिया भर में जो लोग 70 के साथ उम्र जी रहे, 80 जी रहे, लाइक लता मंगेशकर 92 है आज, वो क्या ऐसे ही है ये? इट इज ऑल बिकॉज दे आर वेरी पंक्चुअल अबाउट मेडिसिन। तो मेडिसिन को मैजिक पिल के हिसाब से लेते हैं। दे रिस्पेक्ट डॉक्टर्स लाइक एनीथिंग। इट इज नॉट अबाउट डॉक्टर्स, इट इज रिस्पेक्टिंग द थिंग विच वर्क्स फॉर यू। कि जो आपके लिए काम करती है उसको कहीं को छोड़ना है ना। तो वो मेडिसिन छोड़ना मतलब बहुत खतरनाक बात है तुमको, बट नो मेडिसिन नहीं बोल सकता जिसको अटैक आया है ना, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम, कैन नॉट स्टॉप मेडिसिन, इट्स अ डेंजरस थिंग टू डू। उसके बाद में जाके फिर आप डाइट के बारे में पूछो मेरे को कि कौन सा डाइट करना चाहिए सर, एक्सरसाइज कौन सा करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या, वो सब फलाना निकलना सब ठीक है, बट मेडिसिन सबसे पहला फंडामेंटल है। ऑलराइट, और ये बात हो गई। और फिर ब्रीफली मैं आपको एक दो चीज़ और बोलूँ, मतलब पेशेंस लेवल की भी हद होती है ना, मतलब चांस मिला तो मैंने चालू ही नहीं कर ली। इसकी भी दवाइयाँ बंद की जा सकती है। मैं हार्ट की बीमारी बोल रहा हूँ, जिनको अटैक आया हुआ है, जिनको एंजियोप्लास्टी की हुई, जिनको बाईपास किया हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी मेडिसिन बंद कर सकता हूँ। जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनका डायबिटीज़ है, आज की तारीख में जो डाइट है, डाइट का बहुत फैड है आज की तारीख में, आपने सुना रहेगा, है ना, बहुत वर्क करता है, फैंटास्टिक, बहुत अच्छे रिजल्ट है डाइट के। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट लोगे तो सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाती है। कितने सारे पेशेंट के मेरे 10-15 किलो वजन तो ऐसे हो जाते हैं। बहुत सारे लड़के आप 25-30 के आपको दिखाएंगे कि लोग एक्सरसाइज करके और भी वजन कम कर सकते हैं, डाइट और एक्सरसाइज। तो जिनका वजन कम होता है उनका बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होने को लगता है। बट जिनको ऑलरेडी अटैक आ चुका है, जिनको ऑलरेडी स्टेंट लगे, उनके मेडिसिन नहीं बंद हो सकते। कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की और डायबिटीज़ की मेडिसिन डेफिनेटली हम कम करते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट का बंद भी करता हूँ, बट दे आर वेरी सिंसियर पंक्चुअल पीपल हु फॉलो डाइट एंड एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स एंड देयर लाइफस्टाइल पीपल। लास्ट चीज़ मैं बताऊँगा आपको अभी, वो है किसी को समझो जैसे कि महाराज जी देखे, वो जो वीडियो था उसमें उन्होंने अपने सामने वो कोलैप्स हो गए, बराबर है, तुम्हारे सामने मैं देखा वो वीडियो, 2 मिनट में अपन तो वो सब लोग उठल कर रहे हैं, बराबर ना। बहुत बुरा लगा मुझे कि वहाँ पे किसी को भी CPR करने का मालूम नहीं था। CPR मतलब ऐसी टेक्निक रहती है, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। मैं दादर प्लेटफॉर्म में था और सुबह 6:30 बजे में ऐसे चल रहा था, कोई कारण से मेरा प्लेटफॉर्म पे मैं एक लड़की को कोलैप्स होते हुए देखा, वैसे मेरे सामने, जैसे आपने आज देखा वैसे वीडियो में। मैंने उसका हार्ट पंपिंग करना शुरू कर दिया उधर। मैंने अकेले नहीं किया क्योंकि वो कंटिन्यूसली बहुत मेहनत की काम में थी।
2-3 लोगों को भी करने को बोला। हम लोग ऐसे 15-20 मिनट किए जब तक वो अस्पताल में जाती नहीं है। उसके बाद में जाके हमने शॉक दिए, उसको वेंटिलेटर पर रखे, उसको एड्रेनलिन इंजेक्शन दिए, बच गई वो। सीपीआर एक ऐसी टेक्निक है कि जिसकी जानकारी सबको होना जरूरी है। आजकल आप अगर देखेंगे मीडिया में भी बहुत सारे आपको वीडियोज मिलेंगे व्हाट्सएप में कि सीपीआर कैसे करते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट कोलैप्स हो गया है, वो बेहोश हो के उसका पल्स और उसकी सांस ये बंद नहीं करें। तो पेशेंट खिंच जाता है तो उसको अपन हिलाएंगे कि बाबा तो जिंदा है कि मर गया। अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मतलब वो अनकॉन्शियस है, बराबर है। अगर तुम उसको जोर से कर रहे, दर्द दे रहे और हिल ही नहीं रहे, देख रहे सांस नहीं चल रही उसकी, और यहाँ पे पल्स देखते हैं, पल्स नहीं, उसका मतलब पेशेंट का हार्ट बंद है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। ऐसे पेशेंट को अगर आपको हार्ट का पंपिंग किया, एक पर्टिकुलर टेक्निक रहती है, तो अपने एल्बो स्ट्रेट करके घुटनों पे आ जाने का, अपन पेशेंट को भी नीचे लेके उसको पंपिंग करने का 1 मिनट में 100 बार, जब तक कि अपन एम्बुलेंस नहीं आती तब तक कि अस्पताल में नहीं पहुँचते। ये टेक्निक से बहुत सारे पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली कम से कम 100 लोगों की लाइफ बची है, कम से कम अस्पताल में। कितनी वंडरफुल टेक्निक है ये, पर वो करना जरूरी है। बहुत बार अपन डर जाते हैं, क्या करने का वही समझता नहीं है। लाइक 2-3 मिनट वो अपने सामने वो पेशेंट करा जाता है। और ये टेक्निक जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ में कॉमन पब्लिक को भी आती है, उसकी जानकारी भी है। लाइक मेरे को मालूम है कि अपने ग्राउंड में नहीं बहुत सारे लोगों को पता रहेगा ये सब चीज़, और मालूम भी रहेगा तो लोग अपन डरते बहुत हैं, और सही में कब करने का, कैसे करने का। तो एक छोटा सा चीज़ मैंने बताया वो आप ध्यान में रखना है कि सीपीआर जब भी अपने सामने ऐसा कुछ इंसिडेंस होता है तो उधर पेशेंट को कार्डियक पंपिंग करना शुरू करने का तुरंत में अस्पताल में लेके जाते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया सीपीआर के हिसाब से मैंने वो बनाया मेरे कंफर्ट के लिए। मतलब कोई भी मेरा पेशेंट आएगा उसको मैं, तो हमारी जो मशीन्स है ऑल इम्पोर्टेड मशीन्स है, जी कंपनी, सीमेंस कंपनी, ये सब स्टैंडर्ड कंपनी की मशीन में बिठाया हुआ है। ओके, जो भी कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं, कम मेडिसिन या फिर स्टेंट्स, ये सब इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं क्वालिटी, एट द सेम टाइम इट विल अफोर्डेबल रेट्स। बायोअब्जर्वेबल स्टेंट मैंने सुना है, हमने पिघलने वाला स्टेंट नहीं सुना रहेगा, वो भी हम हमारे पास में यूज़ करते हैं। मतलब जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और वो सब चीज़ हम अपनी दुनिया में अंजना हार्ट हॉस्पिटल में लाए। आप कभी आओ अस्पताल में, जो लोग आए रहेंगे उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहेगा, जो लोग नहीं आए रहेंगे आप आके देखो कि हमने क्या चीज़ बनाई है। इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम क्वालिटी दे सकें लोगों को, जो बोल रहे हैं वो कर सकते। मैं तो इतना ज़्यादा भाषण दिया और वहाँ पे करके आपको मेरे को जो चाहिए वो नहीं, तो मेरे को भी मजा नहीं आएगा। वो हिसाब से मैंने सब चीज़ वैसा बनाया है वहाँ पे कि जो आपको 100% सेफ्टी और क्वालिटी दे सकूँ मैं। तो एक क्वेश्चन मैडम ने पूछा था कि बच्चे जब होल लेके आते हैं और बड़े होते हैं, वो बड़े होकर वो होल बुझ सकते हैं। बहुत सारे होल जो है वो जैसे अपना हार्ट ग्रो होता है, हम बच्चे रहते हैं 12 साल की उम्र तक अपनी बॉडी की ग्रोथ होती है, वैसे हार्ट की भी ग्रोथ होती है। तो जो छोटे साइज़ के होल रहते हैं वो हार्ट जैसे बड़ा होता है वैसे वो बुझ जाते हैं, बट जो बड़े होल रहते हैं वो हार्ट बड़ा भी हो गया तो भी वो बुझते नहीं हैं। तो जिनमें पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन देख के, मतलब पेशेंट को क्या बीमारी है, कितना साइज का होल है, किधर होल है, कितने होल है, या फिर कैसा प्रकार का प्रॉब्लम है, वो हिसाब से ऑपरेशन करना है या मेडिसिन के ऊपर ऑब्जर्व करके अपने आप हो सकता है। वो डिसीजन हम पेशेंट को देख के ले सकते हैं। हर एक होल बंद हो जाएगा ऐसा नहीं है, या फिर हर एक होल को ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है। तो आपको ये आंसर में दे रहा हूँ कि कुछ होल्स बंद हो सकते हैं, कुछ होल नहीं बंद होते। आंसर करने के लिए थैंक यू सर। आपको योगा के बारे में, मैं योगा में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ सर, योगा में जो बताएंगे हमको फॉलो करना है, ये सब चीज़ें प्रिवेंशन के हिसाब से काम करती है, राइट। तो अपना जो इंडियन कल्चर है योगा का या फिर आयुर्वेद का, वो प्रिवेंशन के हिसाब से, ये तो सब नॉर्मल स्टैंडर्ड चीज़ है, इसके आगे जाके क्या कर सकते हो, बट इसको ऑल्टरनेटिव नहीं हो। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी को अवॉइड कर सकते हैं क्या, बाईपास को अवॉइड कर सकते हैं क्या, वो स्टैंडर्ड है। आज की तारीख में अगर iPhone 13 मेरे को कोई दे रहा है तो वो छोड़ के मैं नोकिया का डब्बा यूज़ करूँगा क्या?
नहीं करूँगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, लेटेस्ट है, अपग्रेडेड है। वो करने के साथ में मैं मेरे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, मेरे में एनर्जी, वाइटलिटी और मेरे में और फ्रेशनेस, हैप्पीनेस, पीस, शांति, ये सब चीज़ों के लिए वो है, वो एडिशनल है, वो ऑल्टरनेटिव नहीं है उसका। अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष या भारत का मनमोहन सिंह भी 3 बार बाईपास क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग स्टैंडर्ड चीज़ें फॉलो करते हैं। बट अपने कुछ दिमाग में कुछ लोग बोल बच्चनगिरी करके ऐसा बोल देते हैं, या फिर निगेटिव मार्केटिंग भी बहुत होती है आजकल मीडिया में। कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसमें एक चीज़ का उदाहरण लेके वो फॉलो करते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में एक ही जन करोड़पति बनता है, सब लोग नहीं बनते करोड़पति शेयर मार्केट में, एक आध दूसरा वही बनता है, सब लोग नहीं शेयर मार्केट में पीछे जाते हैं। नहीं बाबा, मेहनत करके जो काम करना है उसी से ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी चलती है ना। तो एक चीज़ के एग्जाम्पल से नहीं चलते हैं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आर नॉट टू बी डन अनलेस डॉक्टर एक्सपर्ट एडवाइसेस यू कि बाबा आप इसके साथ में और भी कुछ करो, है ना। तो देयर इज नो एट द सेम टाइम मेनी टाइम्स ओनली मेडिसिन डू वर्क फॉर ब्लॉकेजेस। ऐसा नहीं कि हर एक को एंजियोप्लास्टी करना पड़ता है या हर एक को बाईपास करना पड़ता है, नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे कि जो मैं उनको मेडिसिन के ऊपर रखता हूँ, बट मेडिसिन आर एटलीस्ट थिंग्स विच वी हैव टू टेक एज फार एज ब्लॉकेजेस इज कंसर्न एंड हार्ट के प्रॉब्लम इज कंसर्न सर। और अपना बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर साहब, डॉक्टर शिंदे, अभी इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के बाद मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। इन्होंने जो बोला है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, होना ही नहीं चाहिए। हार्ट अटैक आएगा जब जाएंगे, फिर सब तैयारी, जैसे बोलते हैं ना कि कोई तकलीफ हुआ फिर हम सोचते हैं कि करो कुछ। तो जैसा अभी हमने बोला कि ऐसा करो, सुबह सुबह उठो, तो नहीं, फिर जब हार्ट अटैक आ जाएगा फिर बोलेंगे अरे मैंने कुछ तो बता भाई, कहीं तो करना चाहिए मुझे, वो बाद में, यानी हम बाद में जागे हो जाए। तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ होने के पहले ही जागे हो जाएंगे तो होगा ही नहीं। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना प्रिवेंशन, जैसे हमें सिखाती है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ऐसा करो, है ना। ऊपर से घर गलना नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा स्लैब डालो, है ना। तुम स्लैब डालोगे, गलेगा, फिर वापस उसको रिन्यू करेंगे, तो उससे तो गलना ही नहीं चाहिए। यानी घर ऐसे ही बनाओ, वैसे ही अपना बॉडी ऐसे बनाओ कि जिससे तकलीफ ही नहीं होगी। तकलीफ नहीं होगी तो आगे डॉक्टर का पीछा नहीं पड़ेगा। मेन कैसा है कि जब तकलीफ हो गई, लेकिन फिर जब डॉक्टर का सुनना जरूरी है। मैं हमारे हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि डायबिटीज़ है तो योगा से अच्छा होगा, ऐसा नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब को बताते रहो। डॉक्टर साहब खुद दवा बंद करेंगे या कम करेंगे तो उसके हिसाब से करो, खुद नहीं। शुगर चेक करो, यदि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, तो बीपी रेगुलर चेक करो। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, इफ़ यू आर अंडर रिस्क यू मस्ट बी कंपल्सरी। जब रिस्क नहीं है तो 3-4 साल में करो, लेकिन रिस्क है तो हर साल करो। अपने बर्थडे पे है ना, केक काटने के पहले बीपी चेक करो, शुगर चेक करो, फिर केक काटो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये प्रिकॉशनरी मेजर बहुत ज़रूरी है। अनलेस यू डू दिस, ये करोगे नहीं तो आगे तकलीफें बढ़ने वाली है। और जैसे बोलते हैं ना कि पैसे कमाना है, तो उम्र अच्छी बढ़ेगी तो पैसे भी कमाएंगे ना, लेकिन उम्र बढ़ने के लिए तबीयत तो अच्छी हो ना। जो धार्मिक काम करो या फिजिकल काम करो या दुकानदारी करो, तबीयत अच्छी नहीं है तो क्या करेंगे? 40 साल में घुटने बदलने पड़े, चलना ही बंद हो गया, कमाई अपने आप कम हो जाएगी। उससे अगर रोज सुबह खुद के लिए 10-15 मिनट निकालेंगे तो ये बीमारियाँ ही नहीं होगी। और अपने डॉक्टर से 40 की उम्र के बाद हमेशा कांटेक्ट में रहो। डॉक्टर से हमेशा कांटेक्ट में रहोगे तो डॉक्टर को इमीडिएट मालूम होता है। अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं, अरे वो आ गए ना तो कुछ तो बता ही देते हो, है तो बताएंगे ना, है तो बताएंगे ना। तो मालूम हो गया तो एटलीस्ट वो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह सबने हंसना जरूरी है, इसलिए बोलते हैं हंसे हो। हाँ, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, हंसते रहो, हंसाते रहो, किसी पर ना हंसो, किसी पर ना हंसो, हंसो हंसाओ, किसी पर ना हंसो। गॉसिप जो है ना, इसके बारे में उसके बारे में बोलो। अभी ये साइंटिफिकली प्रूव कर दिया माउंट आबू ने कि आप किसी के बारे में गलत भी विचार करेंगे तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अभी किसी के अभी ये कुछ बोलने रहे, सामने हंस रहे और भी क्या ऐसे ही आदमी है, बस इतना बोलेगा आपका कोलेस्ट्रॉल है, उसको कुछ नहीं हो। यानी उसके बारे में भी अच्छा विचार करो और अच्छी आदतें लगाओ, अच्छा खाना खाओ। हाँ, खाने में वो बोलते हैं ना कि भाई फास्ट फूड है, अभी
सब चीज़ें फास्ट हो गई, लेकिन कभी कभार हो गए तो अच्छा है, लेकिन रेगुलर डाइट अपना हमेशा अच्छा ही रहेगा। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हरिओम, थैंक यू। प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप कार्डियक कुपन एक आमचा असतो, जे आम्ही पहिले डॉक्टरांसाठी केलं होतं, नंतर शिक्षकांसाठी आणि गव्हर्नमेंट पोलीस ऑफिसरसाठी केलं आहे, परंतु काही कम्युनिटीज आहेत त्यांच्यासाठी पण आम्ही एक कुपन ओपन करतो आहे। या कुपनचा फायदा तुम्ही घेऊ शकता। एक 9,000च्या टेस्ट आहे त्या 2,500मध्ये आम्ही करून देतो। या टेस्टमध्ये काय काय असतं? ECG असतो, 2D इको असतो, TMT असते, CBC असतो, लिपिड प्रोफाईल असतो, रिनल प्रोफाईल असतो, थायरॉइड प्रोफाईल असतो, तुमचं शुगर, फास्टिंग, PP असतो, युरिन रुटीन असतो, डॉक्टरांचे कन्सल्टेशन असतं। एक साधारण 2D इको किंवा डॉक्टरांना भेटायचं म्हटलं तरी तुमचं 2-2.5 निघून जातात। कुठल्याही तुम्ही डॉक्टरांकडे गेलं की 2D इको किंवा ECG करायचा किंवा TMT करायचा 2-2.5 निघून जातात, परंतु या कुपनच्या माध्यमातून प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ म्हणून लोकांचं आरोग्य चांगलं राहावं म्हणून 9,000च्या टेस्ट या तुम्हाला 2,500मध्ये उपलब्ध होतात। त्यात तुमचं संपूर्ण कार्डियक चेकअप प्लस ॲन्युअल हेल्थ चेकअप, ज्यात तुमचे जेवढे पण व्हायटल ऑर्गन्स आहेत त्या ऑर्गनचं हेल्थ चेक केलं जातं। आम्ही एक विनंती करतो की ज्यांना कोणाला जर या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, कुपनचा लाभ घ्यायचा असेल, आपण आपल्या समाजाच्या माध्यमातून, डॉक्टरांच्या माध्यमातून किंवा वैयक्तिक हॉस्पिटलला येऊन तुम्ही या गोष्टीचा लाभ घेऊ शकता। धन्यवाद। टेस्ट करायला या सर्व टेस्ट म्हणजे तुमचं फास्टिंग यावं लागतं, तुम्हाला उपाशीपोटी यावं लागतं आणि जेवण केल्यानंतर पुन्हा तुम्हाला रक्त द्यायचं असतं। मीनवाईल तुमचं ECG, 2D इको, TMT या सर्व टेस्टसाठी साधारण 3 ते 4 तासाचा अवधी लागतो। तर एक अर्धा दिवसाचा वेळ काढून तुम्ही तुमची आरोग्य तपासणी करू शकता आणि येणारा त्रास, येणारे आजार, येणारे विकार यांना तुम्ही प्रिव्हेंट करू शकता। धन्यवाद। समाज दुलिया की ओर से माननीय डॉक्टर दीपक जी शिंदे, इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया हमें और इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, जो हम लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं जो मार्गदर्शन पा सकते हैं, आज उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज हमें किया, उनका लाख लाख धन्यवाद। उसी प्रकार डॉक्टर जगदीश जी किंदोरिया हमारे समाज के जो हरदम अग्रणी रहते हैं हर समाज कार्य में, उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया और हरदम समाज का कोई भी कार्य हो तो वहाँ पे वो सहायता के लिए खड़े रहते हैं। उसी प्रकार समाज के माजी अध्यक्ष ओम भाऊ अग्रवाल का भी आभारी हूँ कि वो आपने यहाँ पे आके अपना समय दिया, और अग्रवाल विद्यार्थी सहायक मंडल का भी मैं आभारी हूँ समाज की ओर से मुन्ना भाऊ किंदोरिया का, कि जिन्होंने हमें यह हॉल उपलब्ध कराया और इतना अच्छा वेन्यू दे के इतना अच्छा प्रोग्राम उसी के कारण पॉसिबल हुआ। और सभी समाज के बंधु भगिनी और माताओं भगिनियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को अटेंड किया और इसका लाभ लिया। धन्यवाद। एक कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसलिए घोषणा करता हूँ।